हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए कैसे हैं? कैसे सब लोग बढ़िया हैं? बहुत दिन के बाद आप लोग से मिल रहे हैं क्लास में। 2-3 दिन आपका हो गया था बीच में छुट्टी। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। 2-3 दिन आप लोग से एकदम क्लास, आप लोग का जो क्लास था एकदम क्लास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। उसके लिए बहुत बहुत एकदम माफ़ी मांगते हैं, बहुत बहुत एकदम, ठीक है एकदम। इसलिए चलिए बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया है? फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो क्लास को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम एग्जाम युद्ध सीरीज में क्या पढ़ने वाले? एग्जाम युद्ध सीरीज में हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ने वाले, ठीक है। हिस्ट्री को, इतिहास के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले, ठीक है। कितने लघु उत्तरीय 2 अंकीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में बताइए आपका कितना 2 अंकीय प्रश्न पूछता है? फटाफट बताइए आपका हिस्ट्री में 2 अंकीय प्रश्न कितना एग्जाम में पूछता है। देखिए एग्जाम में जो आपका हिस्ट्री में 2 अंकीय प्रश्न आपसे पूछता है, वो पूछता है कितना? 6 2 अंकीय प्रश्न पूछता है, जिसमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहता है? तो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का रहता है, यानी कि टोटल आपका 6 अंक। आज का 6 अंक आज के क्लास में आपका क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा 6 अंक। इतना हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी को एकदम बढ़िया से तैयार करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? जो ये आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ जो आपका है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कहाँ? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। वहाँ से जाए कि टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर इससे हमारे लिंक पर जाइए, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके वहाँ पर पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, इसका भी वीडियो हम यूट्यूब पर डाल दिए हम अपने चैनल पर, जाके वहाँ देख लीजिए सारा फ्री वीडियो। आप वहाँ से सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। क्लास को बताइए लाइक किए या नहीं किए? नहीं, अगर लाइक नहीं किए तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है राष्ट्रवाद क्या है? फटाफट बताइए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना है उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। किसके? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस ये भी लिख देते हैं कि अपना देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, तो आपका 2 अंक मिलेगा। 2 अंक बोले इतनी छोटा को आंसर से 2 अंक मिल जाएगा सर? एकदम बिल्कुल मिलेगा था, ठीक है। हम लिख के आए, हमारा कितना बताइए। एसएसटी में जो था, एसएसटी में हमारा कितना नंबर आया था? एसएसटी में हमारा 90 प्लस नंबर 90 आया था, नंबर 90% सोच लीजिए, 90%। इसलिए जो हम बता रहे हैं आपको, जितना प्रश्न, सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार करके रखना है, ठीक है। तभी जाकर आप भी आराम से 90 से 95% आप ला सकते हैं, ठीक है। 90 से 95% आप ला सकते हैं। तो कैसे पूछेगा ये राष्ट्रवाद क्या है? तो बोलिएगा अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि मेजनी कौन था? बताइए, आपसे पूछेगा कि मेजनी कौन था, तो क्या लिखेगा? देखिए अगर कोई भी पूछेगा उसका चरित्र के बारे में लिखेगा, वो क्या करता है नहीं करता उसके बारे में ही लिखेगा। जैसे पूछेगा सुमन सर कौन है, अब बोलिएगा सुमन सर विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं क्लास 10th वालों को। इस तरह उसी मेजनी, तो बोलिएगा मेजनी साहित्यकार। साहित्यकार यानी कि जो नाटक लिखता है, कविता लिखता है, उसे ही साहित्यकार कहते हैं। हिंदी कहानी लिखता है उसे क्या कहते हैं? साहित्यकार कहते हैं, ठीक है। तो मेजनी साहित्यकार। जनतांत्रिक, जनतांत्रिक यानी कि जनता का सेवा करने वाला, जनतांत्रिक विचारों का क्या था? जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। योग मतलब योग सेनापति मतलब क्या होता है? तो यानी कि जिसके अंदर 100-200 सेना काम करता है, उसके इशारों पर नाचता है, उसे ही सेनापति कहते हैं, ठीक है। सेना के पतियों को क्या कहते हैं? सेनापति। वो पति ना सोच लीजिए, वो जो विवाह होता है, यानी कि जो जिसके अंदर जैसे मान लीजिए जिसके प्रधानमंत्री के अंदर पूरा देश है, इसलिए प्रधान, भारत का बनिए प्रधानमंत्री। उसी तरह अगर ये 100 सेना का एक टोली है, 100 सेना के टोलियों में एक सेना क्या होगा? उसका सेनापति होगा, यानी कि इसके अंदर ही सारा ये 100 काम करेगा। जैसे जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे ये 100 चलेगा, ठीक है। समझ गए? तो उससे मेजनी कौन था? साहित्यकार था, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग सेनापति था, ठीक है। इटली के क्या उसने इटली के एकीकरण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पता है इटली के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो आगे पढ़िए। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक एक संस्था की स्थापना की थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, बताइए कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? बोलिएगा मेजनी ने। किसने? मेजनी ने, ठीक है। बताइए क्या ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो बना दीजिएगा या नहीं बनाइएगा? फटाफट कमेंट में लिखिए यस या नो।
बनाइएगा या छोड़ दीजिएगा? अरे सर गर्दा उड़ा खाएंगे, छोड़ेंगे जी? हैं, छोड़ने वाले लिख रहे हैं? विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के छात्र हैं, छोड़ेंगे? गर्दा उड़ा खाएंगे, ठीक है। समझ गए किस तरह लिखना है, एकदम गर्दा उड़ा के आना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या है? मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या है? मैं आपसे पूछ रहा है मेटरनिक युग क्या है। चलिए मान लीजिए आपसे पूछेगा, बताइए कि मोदी युग क्या है? मोदी युग, तो आप क्या बोलिएगा? मोदी युग यानी कि मोदी जी, यानी कि 2014 में क्या बना था? मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना था। ये 2025, अब तो 25 में जीत गया था, नहीं 30 तक चलेगा। 30 के बाद हो सकता है बने या ना बने, पता नहीं, 30 तक मान के। तो ये 2014 से 2030 के बीच जो समय है, ये कि आपका ये मोदी युग कहलाता है। यानी कि जो जितना समय तक शासन करता है, उसका शासन ही उसका युग कहलाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर देखिए, आंसर पढ़िए। आंसर आपका क्या है कि उत्तर मेटरनिक युग जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने उसके शासन काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाए। यानी कि जो व्यक्ति जितना तक शासन करता है, जितना समय तक क्या करता है, शासन करता है, उसका वो शासन काल कहलाता है, ठीक है। शासन काल कहिए, युग कहिए, एक ही हुआ, ठीक है। शासन काल को मेटरनिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, ठीक है। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमाया, ठीक है। उसके कई राज्यों में विभाजित, इटली को क्या किया? इटली पर क्या किया? इटली पर अपना प्रभाव जमा लिया और उसको कई राज्यों में विभाजित यानी कि बांट दिया। कई राज्यों में इटली को क्या किया? बांट दिया। क्या लिख दीजिएगा, बताइए फटाफट। ये अगर आपके एग्जाम ये क्वेश्चन आता है तो क्या, जितने भी देखिए हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सारे एमबीबीआई बता रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं आपको? एमबीबीआई बता रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी प्रश्न आपको ये इसमें बताया जाएगा, आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपका लघु उत्तरीय, हिस्ट्री के लघु उत्तरीय में 6 अंक से 1 अंक भी नहीं कट सकता, 6 अंक से 1 अंक भी नहीं कट सकता, ठीक है। देखिए एसएसटी में क्या होता है, एसएसटी में आपको ना कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। एसएसटी में अगर रटिएगा, आप सोचिएगा रट लेंगे तो रटने से काम नहीं होगा, रटने से बिल्कुल भी काम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में एसएसटी में चाहिए कॉन्सेप्ट समझ के उसको अपना भाषा में लिखना जी। अपना भाषा में अगर लिखिएगा ना आप अपना भाषा में, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। किताबी भाषा में लिखिएगा ना, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, 4 नंबर कभी नहीं देगा। उसी को समझ कर अगर अपना भाषा में लिख लेते हैं तो आपको एकदम प्रॉपर 4 अंक का, अगर बढ़िया से लिखते हैं तो आपको 4 देगा, ठीक है। 4 देगा, एकदम प्रॉपर 4 देगा। हाँ, काहे कि हमारा एसएसटी में 90% आया है, हमको पता है। हम कैसे कॉपी लिखें वो आपको लिख कर बता भी देंगे, ठीक है। जल्दी आप लोग के वीडियो लाएंगे कि एग्जाम हॉल में आप कॉपी कैसे लिखें, एग्जाम हॉल में आप कॉपी कैसे लिखें, इस पर वीडियो आए। क्या बताइए, वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर वीडियो आना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कॉपी कैसे लिखा, इस पर वीडियो बना दीजिए सर, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। मेरा 90% आया था, 90%। और संस्कृत में भी 90% आए थे, सोच लीजिए, संस्कृत में भी 90 सोच लीजिए। तो सब एकदम बता देंगे आपको बढ़िया से। अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो आना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है? गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। बताइए गेरिबाल्डी ने कौन कौन सी कार्य किए थे, उसके कार्यों की चर्चा करें। तो देखिए गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। गेरिबाल्डी जो थे पेशे से एक नाविक थे। उसने सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया था। जो गरिबाल्डी थे वो क्या था कि जो आपका दक्षिणी इटली है, दक्षिणी इटली के राज्य जो उसको एकीकरण तथा गणतंत्र करने की क्या किया था? प्रयास किया था, ठीक है। गैरिबाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली का प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? सिसिली और क्या? नेपल्स, सिसिली और नेपल्स पर, ठीक है। लिख दीजिएगा ना। बताइए अगर आपके 2026 में आपका ये क्वेश्चन आता है, इसको लिखिएगा, ये छोड़ दीजिए, एकदम लिख के आना, ठीक है। गर्दा उड़ा के आना, ठीक है। 2026 में सभी को एकदम गर्दा उड़ा के आना, ठीक है। सबका कितना ड्रीम है? ड्रीम बताइए अपना ड्रीम बताइए। ड्रीम आपका 400 से कम नहीं रहना चाहिए, 400 से 450 रहना चाहिए, ठीक है। उससे कम नहीं रहना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा कि हमको खाली फर्स्ट डिवीज़न लाना, नहीं जी, फर्स्ट डिवीज़न तो लेंगे करेगा, लेकिन 450 400 इस तरह का नंबर आना चाहिए आपका, ठीक है, ठीक है। चलिए
5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 5 नंबर आपका है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है। बताइए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है, फटाफट बोलिए। जर्मनी लगभग के 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित है, तो इसलिए जर्मनी का जो एकीकरण है करने में बहुत दिक्कत है। मान लीजिए कि एक टुकड़ा है, जो 2 भागों में बांटा है, इस पर कोई और शासन करता है, इस पर कोई और शासन करता है। चलिए इसको समझा लिए, इसको समझा लिए, दोनों को मिला देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक इस पर है, इसको 300 छोटे बड़े भागों में कितना समझाएंगे, समय लगेगा, समझे ना, समय लगेगा। इसलिए एकदम तीनों के तीनों को समझाएंगे तभी तो एकीकरण है, तभी तो एक करेंगे सभी को। इसलिए इसका बाधाएं जो थे, पहला क्या था, जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभाजित यानी बटा हुआ था, ठीक है, बटा हुआ था। फिर राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विभाजन थे। जो जर्मनी थे, जर्मनी में क्या था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सब विभाजन थे, ये सब थे, ठीक है। और क्या था, राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था। जो जर्मनी था, जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था। वहाँ देखिएगा कोई राष्ट्रवादी आपको जल्दी नहीं मिलता, जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था, इसलिए जो जर्मनी का एकीकरण था नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्या आपसे ये अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ये लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, 2026 में यहाँ पर आने का 80% 90% चांस है। क्या 90% चांस है कि 2026 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए फर्स्ट या सेकंड पाली में। प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर आपका देखिए एकदम पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर 2026 के लिए लिख कर रख लीजिए, फर्स्ट या सेकंड पाली में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ये आपका 100% बोल रहे 100% ये प्रश्न आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो एकदम ये प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार कर लिए। देखिए पहला क्या प्रश्न क्या है, क्या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। बताइए 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उसका कारण क्या था। देखिए उसका जो पहला कारण था, तो लुई फिलिप की कमजोर नीति और उदारवादी नीति। जो लुई फिलिप नीति बनाता था, नीति क्या बनाता है, बड़ा कमजोर बनाता। अभी मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कमजोर नीति बनाए, फालतू फालतू काम करे, तो हम लोग विरोध करबे करेंगे जी, है, विरोध करेंगे ही नहीं करेंगे, बताइए। अभी हम मान लीजिए हम ही आपको गलत क्वेश्चन पढ़ा दें, आप मेरा विरोध करिएगा, करिएगा। उसी तरह जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप वो क्या था, एकदम कमजोर नीति बनाता है, उसका नीति में कोई दम ही ना था, फालतू फालतू सब काम करता था, ठीक है। इसलिए लुई फिलिप का क्या कमजोर नीति, लुई फिलिप की असफल विदेश नीति, ठीक है। तो लुई फिलिप विदेश नीति बनाता था, विदेशी नीति, वो एकदम असफल हो जाता था, 1% भी सफल ना होता था। इसलिए वहाँ का जो जनता था एकदम पूरा गुस्सा आ गया था सर, मतलब ये कौन सरकार है जी, है एकदम फालतू फालतू काम कर रहा है। इसलिए महान जो हुआ था क्रांति हो गया था, ठीक है। राज्य में क्या था, भुखमरी बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गया था। भुखमरी और बेरोजगारी जो था एकदम अंतिम चरण पर चल गया था, अंतिम चरण पर। इसलिए वहाँ का जनता उठा, बोला बिना क्रांति करे अब कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, समझ गए। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को समझ गए। तो पहला बोलिएगा लुई फिलिप की कमजोर नीति, ठीक है। दूसरा लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति। तीसरा लुई फिलिप राज्य में क्या होता, भुखमरी और बेरोजगारी था, एकदम बढ़ गया था, अंतिम सीमा पर चल गया था, ठीक है। बताइए लिखिएगा नहीं लिखिएगा, 2026 में प्रश्न को लिखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। 2026 में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। तो अगला प्रश्न आपका है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बताइए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, फटाफट बताइए। तो देखिए इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में 1830 की क्रांति के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इटली में जो था नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था। उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया, दबा दिया। उस चीज़ को क्या किया, दबा दिया। जैसे अभी देख लीजिए 14 साल का बच्चा है और अश्वमित्र गौतम जो देश का बड़ा बड़ा क्या नेता, देश का बड़ा बड़ा नेता क्या उसका बात को दबा दिए, उस पर एफआईआर कर दिए, उसको बातों को क्या कर रहे हैं, दबाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसी तरह जो नागरिक आंदोलन चला था उस समय नागरिक आंदोलन चला था, उसी को क्या करा, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक उसको क्या करा, उसने दबा दिया था, ठीक है, समझ गए। जिससे इटली का क्या होता, एकीकरण रुक गया, जिससे इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, एकीकरण जो रुक गया, ठीक है। फिर जर्मनी, चलिए जर्मनी में जाता मेटरनिक ने क्या, जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए दमनकारी कानून लाया। कौन सा कानून लाया था, तो जर्मनी में क्या कहता है, मेटरनिक ने क्या कहता है, एक कानून लाया था जिसका नाम था दमनकारी कानून।
दमनकारी कानून, ठीक है। वो कानून लाए थे किस लिए? भावनाओं को कुचलने के लिए। राष्ट्रवादी भाव राष्ट्रवाद का भावनाओं को रखते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं को रखते हैं, उसको भावनाओं को कुचलने के लिए दमनकारी कानून लाया था। कौन? मेटरनिक ने, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने लागू किया था, ठीक है, जिसके कारण जर्मनी का भी एकीकरण नहीं हो पाया, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा कि जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पाया? तो मेटरनिक ने राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए दमनकारी कानून नामक एक कानून लाया था, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण था वो नहीं हो पाया, जर्मनी के एकीकरण में बाधा आ गया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा, एकदम बना के आना, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न आप पढ़िए। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या? 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। फटाफट वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां। तो पहला लिखेंगे वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की क्या होता? पुनः स्थापना हुई थी। बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हुई थी, ठीक है। वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वें को फ्रांस का राजा बनाया गया था, ठीक है। तो लिख दीजिएगा या नहीं फटाफट कमेंट में। अरे सर ये सब क्वेश्चन मत गड़ता उड़ा खाएंगे, ये सब क्वेश्चन में कुछ हुए जीना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या था? तो अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए, अगला प्रश्न पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या? गेरिबाल्डी, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। फटाफट बोलिए, गेरिबाल्डी के कार्यों की आप लोग क्या करें? चर्चा करें। गेरिबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे इटली का एकीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको युद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या इटली का एकीकरण हो पाएगा। तो गेरिबाल्डी का मानना था कि इटली का जो एकीकरण है युद्ध के बिना वो संभव नहीं है, ठीक है। उसने लाल कुर्तीधारी सैनिकों एवं किसानों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर क्या किया? अधिकार किया, ठीक है। वह रोम पर भी आक्रमण करना चाहता था। किस पर? वो रोम पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट केवर ने उन्हें अनुमति नहीं, काउंट काबूर जो था वो अनुमति नहीं दी, जिसके कारण वो क्या करे? नहीं तो रोम पर भी वो क्या करता? आक्रमण कर देता। कौन कर देता? गेरिबाल्डी ने, ठीक है, गेरिबाल्डी, ठीक है, समझ गए। देखिए पूछेगा गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो लिखिएगा गेरिबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है। उसने लाल कुर्ती नामक सैनिकों का एवं किसानों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। उसने रोम पर भी आक्रमण करना चाहा, लेकिन जो काउंट काबूर था उसने अनुमति नहीं दिया। बताइए हो जाएगा? फटाफट बताइए हो जाएगा। तो बढ़े अगले प्रश्न पर चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पढ़िए। 10 नंबर आपका प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? फटाफट बताइए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क वो कौन सी नीति अपनाई? फटाफट लिखिए। तो पढ़िए उत्तर, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझा और रक्त एवं बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति यानी कि युवा का शक्ति को समझा, महत्व दिया और उसने कहा कि बिना रक्त बहाए, बिना लोहा उठाए जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। किसने कहा? बिस्मार्क ने कहा कि बिना रक्त बहाए, बिना लोहा उठाए अब जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए रक्त और लोह की नीति को अपनाई। किसने? बिस्मार्क ने रक्त और लोह का नीति का अवलंबन क्या अपनाया? किसने? बिस्मार्क ने। क्या 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? फटाफट बताइए, क्या 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा? ठीक है। तो बढ़े चलिए, अब चैप्टर नंबर 1 का सारा इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न आपको बता दिए, चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का सारे MBBI प्रश्न को आप लोग को बता दिए। अब चैप्टर 2 पर चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 का प्रश्न देखिए। पहला है पूंजीवादी क्या है? बताइए पूंजीवादी क्या है? फटाफट बताइए पूंजीवादी क्या है? तो पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के द्वारा राष्ट्र में सभी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पूरा देश, आपका पूरा एक देश मान लीजिए, उसके अंदर कौन कार्य करेगा? पूंजीपति। कौन करेगा? पूंजी, ठीक है। पूंजीपति जिसके पास पूंजी है वो मजबूत वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से जो मजबूत है उसी के द्वारा पूरा राष्ट्र में क्या होगा? सभी कार्य होंगे। यानी कि जो पूरा राष्ट्र में कार्य करने वाले हैं, जो पूरा राष्ट्र को कार्य होगा किसके हाथों में रहेगा? तो पूंजीपति बने। बताइए समाजवाद क्या है?
समाजवाद क्या है? समाजवाद में आपका क्या होता है? समाजवाद में आपका जो पूरा राष्ट्र के सभी कार्य रहते हैं वो किसके हाथ में रहते हैं? सारे काम सरकार के हाथ में रहते हैं, सरकार करते हैं। सारे काम कौन करते हैं? सारे काम सरकार के हाथ में रहते हैं। सारे काम कौन करते हैं? तो सारे काम सरकार करते हैं, ठीक है, सरकार करते हैं सारे काम सरकार। राष्ट्रवाद में, सॉरी राज्यवाद, अरे यार समाजवाद में। हाँ, अब मिश्रित में बताइए, मिश्रित में क्या होता है? फटाफट होती है। मिश्रित में देखिए कुछ काम आपका सरकार करेगा और कुछ काम आपका पूंजीपति वर्ग के लोग, यानी कि पूंजी वाला। जैसे कि मान लीजिए भारत में क्या है? भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत में आपका देखिए सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी है। सरकारी आपका कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी है। सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो ये जो आपका भारत में क्या मिश्रित है, यानी कि जहाँ दोनों वर्ग के लोग के हाथों में निजी काम रहे, वो आपका क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था या ठीक है, समझ गए? बताइए पूंजीवाद समझ गए? यस या नो बताइए। पूंजीवाद आप लोग समझे या ना समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न संख्या 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है? फटाफट देखिए। तो देखिए 2 नंबर, चलिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, रूसी क्रांति क्या है? बताइए, एकदम पूरा वीवीआई प्रश्न है ये आपका, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, वीवीआई प्रश्न है ये आपका। 2026 में देख लीजिए, फर्स्ट या सेकंड पाली में हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड पाली में 2026 का आप जब एसएसटी का सोशल साइंस का एग्जाम देने बैठिएगा, ठीक है, तो देखिएगा ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। बोल रहा है रूसी क्रांति क्या है? बताइए रूसी क्रांति क्या है? देखिए सॉरी, यहाँ रूसी नहीं होगा, यहाँ होगा क्या? रविवार, खूनी खूनी रविवार, खूनी रविवार होगा यहाँ। क्या होगा? खूनी रविवार। यहाँ रूसी लिख दिया है, सॉरी, खूनी रविवार यहाँ पूछेगा आपसे, ठीक है, खूनी रविवार। है कि वर्ष 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस क्या जापान से हार गया था। रूस जो है जापान से क्या क्या हार गया, जिसके कारण रूस का, सॉरी, रूस का जनता है, रूस का जनता वो क्या होता है? रूस से असंतोष हो गए थे। असंतोष मतलब उससे क्रोधित हो गए थे, पूरा एकदम दुखी हो गया। तो रूस के जनता ने क्या किया था? रोटी दो के नारा के साथ न वो एकदम रोड पर उतर गया था। वहीं पर एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम का महल था, ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम का एक महल था, उसी का, और सब जितना भी था सब रूस के जनता रोटी दो रोटी दो रोटी दो के नारा के साथ क्या क्या चलने लगा, ठीक है। जहाँ सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर क्या किया था? गोली चलवा दी थी। यहाँ रूस के जो जार है, रूस के जार, जिसे हम रूस के जार मतलब होता है राजा, तो रूस के जो राजा है क्या क्या सैनिकों से खाकर जो निहत्थे लोगों बिना कोई गलती के लोगों पर क्या क्या एकदम गोली बरसा दिया था। पर उसका गलती क्या था? बस सड़क पर उतर गया था रोटी दो के नारा के साथ, उसने क्या क्या गोली एकदम खटाखट गोली चलवा दिया था, ठीक है। उस दिन क्या था? रविवार का दिन था। उस दिन जो था रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। इसे खूनी रविवार इसलिए कहा जाता है। यह घटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। यह घटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को यह घटना हुआ था। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को यह घटना हुई थी, 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। समझ गए खूनी रविवार किसे कहते हैं? आप समझ गए। तो वर्ष 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस क्या कहता है? जापान से हार गया था, जिसके कारण वहाँ की जो जनता थे क्या कहते, जार से असंतोष हो गए थे। तो जिस असंतोष होने की वजह से जनता जो है रोटी दो के नारा के साथ वो सड़क पर उतर गए। तो सेंट पीटर्सबर्ग नाम के एक महल था, सभी उसी ओर चलने लगा। जहाँ देखे सैनिकों से कहकर रूस के जार ने इस निहत्थे लोगों पर क्या किया था? गोली का अंधाधुंध बारिश करवाते हैं। गोली क्या था? खाली गोली गोली, जिधर देखिएगा खून खून खून। तो उस दिन जो था रविवार का दिन था। क्या था? रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। ये घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1905 को हुई थी। कब? 9 जनवरी 1905 को। बताइए, अगर आपके एग्जाम में आएगा ये लिखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। एकदम 100% हम कहते हैं 100% आपका प्रश्न ये देखने के लिए मिलेगा, 100%, ठीक है। 100% आपका ये प्रश्न मिलेगा कि बताइए खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? ये जो प्रश्न है आपका 100% दिखेगा। लिख के आइएगा, ये छोड़ दीजिएगा, एकदम लिख के आना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर आप बढ़ते हैं अब प्रश्न, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 का आप देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। चैप्टर नंबर 3 में पहला प्रश्न आपका क्या है? बताइए ओ चिम्हिन मार्ग क्या? ओ चिम्हिन कौन थे? बताइए ओ चिम्हिन कौन थे? बोलिएगा ओ चिम्हिन वियतनाम के एक छात्र थे। कौन थे? वियतनाम के एक छात्र थे। वो समाजवाद से प्रेरित होकर 1925 में क्या किया था? वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया था। क्या लिख दीजिएगा कि वो चिम्मिन वियतनाम के एक छात्र थे
वो समाजवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल के संस्थापक थे बने। ठीक है, लिख दीजिएगा ना, एकदम लिख दीजिएगा, एकदम 100% आप लोग पर भरोसा है। ठीक, एकदम गर्दा उड़ा के आना। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 2 है, हो ची मिन मार्ग क्या है, बताइए। हो ची मिन मार्ग क्या है, फटाफट बताइए कि हो ची मिन मार्ग क्या है। यह मार्ग हनोई से लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। यह कई कच्ची सड़कों से जुड़ा हुआ है। हो ची मिन मार्ग जो है आपका है, कई कच्ची सड़कों से जुड़ा है, जिसे अमेरिका बार बार नष्ट करता था। जो हो ची मिन मार्ग है, हो ची मिन मार्ग, इसे कौन नष्ट करता था? अमेरिका क्या करता था? बार बार इस पर परमाणु बम गिरा के नष्ट कर दिया करता था। ठीक, पर फिर भी बना लिया जाता है। फिर भी इस जो मार्ग का सड़क है, सड़क कर सकते हैं, मार्ग की वह सॉरी सड़क है, सड़क जो आपका सड़क, वो फिर भी बना लिया जाए, फिर भी इसको बना लेते थे। ठीक है, समझ गए। आपसे पूछे हो ची मिन मार्ग क्या है, बता दीजिएगा, वो लिखिएगा। हो यह हनोई है, यह मार्ग हनोई से लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। ये कच्ची सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसको अमेरिका ने बार बार नष्ट कर दिया, फिर भी ये बना लिया जाता है, फिर भी इसको क्या करते हैं? बना लेते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा ना, एकदम लिख दीजिएगा। तब चलिए अगला प्रश्न देखिए, एकदम पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, एकदम खट्टा प्रश्न को बताइए, इसका खट्टा आंसर आप लोग बताइए कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। बोल रहा आपको हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो पहला कि हुआ आंदोलन एक धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन जो था आपका क्या था? एक धार्मिक था और क्रांतिकारी आंदोलन था। 1939 में शुरू हुआ था। ये जो हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1939 में। कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे? हु सुओ। कौन था? हु सुओ। थोड़ा नाम सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 बार बोलिए, एकदम आपके मुंह में बैठ जाए। बोलिए हु सुओ। लगेगा कि सर ये क्या हुआ मुआ, ये सब कैसा नाम है, तो क्या करिएगा जी है। ये जो चीनी लोग रहता है ना, नाम में गजब रहता है। ठीक है, बोल रहा हुआ आंदोलन एक धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे? इसके नेता हु सुओ थे। हु सुओ लिख दीजिएगा, बताइए फटाफट, लिखिएगा या छोड़ दीजिएगा। तब बढ़े अगला प्रश्न पर। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 का, आपका चैप्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट आपको बता दिए लघु उत्तरीय प्रश्न। आप चलिए चैप्टर 4 में चलिए। चैप्टर 4 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपका लगभग एकदम आपका कैसे, इसी चैप्टर से हम कहते हैं 2 प्रश्न आपका पूछ जाएगा। आपका 3 बनाने में हम कहते हैं ऐसे से 2 चैप्टर 2 को पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इसलिए इसको एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 4 पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 4। ठीक है, पहला तो क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, बताइए। जो खिलाफत आंदोलन था वो क्यों हुआ था? फटाफट बताए। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध तुर्की के, देखिए पढ़िए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा कठोर शर्तें लाई गई थी। अंग्रेज जो थे तुर्की के सुल्तान के खिलाफ क्या कहते हैं? एकदम कठोर नियम लाए थे, कठोर शर्त लाए थे। ठीक है, इससे सभी भारत के जो मुसलमान वो असंतोष यानी क्रोधित हो गए, यानी कि आक्रोश उसमें फैल गया कि ये हम इस चीज़ को, ये शर्त को हम नहीं मानेंगे, ये शर्त आपका बेकार है, इसको हम नहीं मानेंगे। कौन बोल रहा था? तो सभी भारत के मुसलमानों ने। ठीक है, तो असंतोष फैल गया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसके वजह से क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। बताइए, समझे। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, उसके बाद जो तुर्की के सुल्तान उसके खिलाफ में अंग्रेज ने एक कठोर शर्त लाई थी। ठीक है, कठोर शर्त लाई थी, जिसके कारण जो भारत के मुसलमान थे वो पूरा क्रोधित हुए, असंतोष हुए थे, और उसी से क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन का हुआ शुरुआत। खिलाफत आंदोलन का क्या हुआ? शुरुआत। तो समझे? यस या नो, बताइए, समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए तो पक्का एकदम दिल मार के फेंकिए, दिल बना के फेंकिए। ठीक है, चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या है? रॉलेट एक्ट आप उससे क्या, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, बताइए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, फटाफट बताइए। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया है, ये बताइए। रॉलेट एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना बताए, बिना किसी का जानकारी दिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। किसके? रॉलेट एक्ट कानून के तहत। ठीक है, तो इस कानून को इसलिए काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट जो आपका कानून है, इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम काला कानून था। समझ गए?
रोलक एक्ट से आप क्या समझते हैं पूछेगा, बताए दीजिएगा ना कि रोलक एक्ट क्या है। तो बोलिएगा रोलक एक्ट 1919 में लागू किया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार के द्वारा। लोरक एक्ट 1919 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत बिना किसी को वारंट दिए, बिना जानकारी दिए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, बिना गलती बताए, बिना किसी का जानकारी दिए आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? इसलिए इसको काला कानून के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, बताइए समझ गए? समझे या नहीं समझे? यस या नो कमेंट फटाफट करिए, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलिए प्रश्न संख्या आपका 3 है। 3 देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या आपका 3 है जो 2026 में आपका है। ये आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा 2026 के फर्स्ट या सेकंड पाली में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? बताइए कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था वो बस था नमक कानून को तोड़ना। तो नमक कानून चलाए थे अंग्रेज कि आप घर में कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं। समुद्र के पानी से कोई भी भारतीय क्या करते, समुद्र के पानी से कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकते थे, आपको नमक खरीद के खाना होगा। तो ये जो कानून अंग्रेज लाए तो इसी को तोड़ने के लिए ये दांडी यात्रा शुरू किया था। कौन? महात्मा गांधी जी। कब शुरू किया था? 1930 में। 1930 में शुरू किया था गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा। ठीक है, समझ गए। देखिए गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। किस लिए? इसका दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून को भंग करना। समझ गए? इतना एकदम मस्त क्वेश्चन एकदम लिख आइएगा। ठीक है, बताइए। तब चले क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर का 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि गांधी इरविन समझौता क्या है? बताइए कि गांधी इरविन समझौता क्या है? आप लोग फटाफट बताइए कि गांधी इरविन समझौता से आप क्या समझते हैं। फटाफट आप लोग बताइए कि गांधी इरविन समझौता क्या है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने कि दिल्ली के लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता किया था। इसी समझौता को गांधी इरविन के नाम से हम जानते हैं। इसी समझौता को क्या करते हैं? गांधी इरविन के नाम से जानते हैं। इसी समझौता को गांधी इरविन समझौता कर। गांधी जी देखिए सीधा सिंपल बात, सीधा गांधी इरविन मतलब गांधी जी और इरविन के बीच के समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। बस हो गया, समझे कि गांधी के एकदम नाम में छुपा है गांधी इरविन समझौता। बोलिएगा गांधी जी और इरविन के बीच के समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते थे। ये समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। क्या बताइए? लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिए? एकदम गर्दा कबाड़ का ना सर, गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है। लिख दीजिए, लिखिए जडयू ने सॉरी जडयू ने लिखना है जी, एकदम गर्दा उड़ा करना है, गर्दा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिए। 6 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 6 नंबर आपका प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? बताइए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी स्थापना किस लिए हुआ था? फटाफट बताइए। तो मजदूर को संरक्षण एवं उचित मजदूरी दिलाने के लिए वर्ष 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस लिए हुआ था? मजदूर को संरक्षण और क्या मजदूरी दिलाने के लिए, उचित मजदूरी दिलाने के लिए जब वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। बताइए, लिख दीजिएगा या नहीं? यस या कमेंट फटाफट लिखिए। चलिए लिख दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर जो आपका प्रश्न है क्या है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बताइए असहयोग आंदोलन जो था आपका ये प्रथम जन आंदोलन था, ये कैसे था? पढ़िए। तो वर्ष 1920 में अंग्रेज की दमनकारी कानून नीति से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन की क्या शुरुआत किया। इस आंदोलन में पहली बार लाखों लोगों ने सक्रिय भाग लिया। पहली बार क्या लाखों लोगों ने क्या किया था? सक्रिय भाग लिया। इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए
कि वर्ष 1920 में क्या हुआ था, जो दमनकारी कानून लाया था अंग्रेज ने, क्या किया था, दमनकारी कानून लाया था, दमनकारी कानून लाया था। इसी से परेशान होकर महात्मा गांधी क्या किया था, आंदोलन कर दिया था। क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें हजारों लाखों लोग क्या किए थे, सक्रिय हुए थे, एक्टिव थे, भाग लिए थे। जिसके कारण यही तो इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो भारत में पहला बार था, क्या था, भारत में पहला बार लाखों लोग भाग लिए थे आंदोलन में और लाखों लोग जुड़े थे, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए तो यस कमेंट में लिखिए, समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न पढ़िए। आपका 8 नंबर महत्वपूर्ण एकदम खतरनाक प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि बिहार की किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी करें। बोल रहा है आपके जो बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर एक टिप्पणी, एक कमेंट लिखे। ठीक है, एक टिप्पणी करें, एक कमेंट लिखे। तो पढ़िए कि उत्तर क्या है? बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुई थी। ठीक है, चंपारण में क्या हुआ था, किसानों के साथ एक दिक्कत हो रहा था। बिहार के चंपारण जिला में किसानों के साथ क्या होता है, बिहार के किसानों के साथ तो एक दिक्कत हो रहा था। जो वहाँ का अंग्रेज थे, अंग्रेज ने क्या कहता है, बिहार के किसानों का रहा था 1/3 तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया यानी कि आपके पास 1 बीघा जमीन है, उसमें आपको अगर मान लीजिए 10 कट्ठा आपके पास जमीन है, उसमें 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना होगा। 1/3 पर 3 कठिया प्रणाली में प्रचलित था। यानी आपके पास अगर 10 कट्ठा खेत है तो पहले 3 कट्ठा खेत पर आप क्या करिए, नील का खेती करिए। नील का खेती करने से क्या हो जाता था, तो वहाँ जमीन का उपजाऊ क्षमता कम हो जाता है। और नील का जो दाम है, नील का जो कीमत है, वो अंग्रेज लोग बहुत कम देते थे, बहुत कम। अगर बाजार में 20 रुपया किलो बिक रहा है तो अंग्रेज उसको कितना रुपया किलो खरीदता, उससे 4 रुपया किलो, 5 रुपया किलो खरीद देता था। और अंग्रेज उसको कितना 50 रुपया 100 रुपया करके बेच देता था। इसलिए जो वहाँ के किसान वो काफ़ी अंग्रेज से गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण एक गांधी जी से मिले और गांधी जी को ये सारा बात बताए। तो गांधी जी बिहार के चंपारण में आए और उसी समय उस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए। कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से हुई। यह किसानों को मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। जो किसान थे उसको क्या करता था, मजबूरन खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्या होता है, एकदम घट जाती है। भूमि की उपजाऊ क्या है, नील की खेती करने से किसान के जो भूमि का उपजाऊ है एकदम बिल्कुल कम हो जाती थी। ठीक है, नील का मूल्य अंग्रेज बहुत कम तय करता था। नील का जो दाम था देखिए अंग्रेज बहुत कम देता था। ठीक है, अगर बाजार में 50 रुपया किलो बिक रहा है तो इसको 8 रुपया किलो किनेगा, 10 रुपया लीटर लेगा। ठीक है, समझ गए। और किसानों की आर्थिक स्थिति क्या, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। बताइए, क्या लिख दीजिएगा या नहीं लिख दीजिएगा फटाफट। इसी को चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगर चंपारण सत्याग्रह भी पूछे तो यही फॉर्मेट आपको डायरेक्ट वहाँ लिख देना। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह वगैरह आपसे पूछे तो यही फॉर्मेट आपको वहाँ लिख देना। ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न क्या है, तो 9 नंबर प्रश्न के देखिए 9 नंबर प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य विवेचना करें। यानी कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना था किस लिए हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका हमें विवेचना करें। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, नेहरू ने इसका क्या स्थापना किया था। बताइए, स्वराज आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी नीतियों का विरोध करना। अंग्रेज जो चलाई गई थी सरकारी नीति, अंग्रेज द्वारा चलाया गया था, उसका क्या करना था? विरोध करना था। ठीक है, समझ गए। स्वराज पार्टी अगर पूछेगा आपके स्वराज पार्टी की स्थापना और उद्देश्य बताइए, लिख दीजिएगा ना, एकदम लिख कर आना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2026 में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
2026 के एग्ज़ाम में SST के सोशल साइंस के एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहला देखिए प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। आपको बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में लिखें। तो लिखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। एक सभा क्या कर रही थी? शांतिपूर्वक चल रही थी। जनरल डायर ने क्या किया था? बिना चेतावनी को गोली चलवा दी थी। जो जनरल डायर थे वो क्या कहते, बिना चेतावनी का गोली चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 लोग तो वहीं मर गए, बाकी अनेक लोग, अनेक कई हजारों लाखों लोग क्या हुए थे उसमें घायल हो गए थे। इस घटना से पूरा देश में क्या हुआ था? आक्रोश फैल गया था। पूरा देश में आक्रोश फैल गया था। ठीक है, इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे, बोलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड लिख दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913 देखिए लिखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग में हुआ था। देखिए किस लिए हुआ था कि जो आपका रोलेक्ट एक्ट कानून था, रोलेक्ट एक्ट कानून था, उसी को विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा चल रहा था, जिसके कारण जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने बिना चेतावनी के क्या किए? गोली चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मर गए और लाखों लोग क्या होते? घायल हो गए थे। जिससे पूरा देश में क्या था? आक्रोश फैल गया था। पूरा देश में अफरा तफड़ी मच गई थी। ठीक है, समझे जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या था, वो किस लिए हुआ था? तो लिख दीजिएगा ना, एकदम लिख के आना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखे। अगला प्रश्न आपका, चलिए चैप्टर नंबर 4 का सभी प्रश्न बता दें। चैप्टर नंबर 5 में लिए, चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न देखिए। चैप्टर नंबर 5 में पहला प्रश्न, चलिए 1 नंबर प्रश्न आपका क्या? 1 नंबर, बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बताइए, बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत में क्या हुआ? उद्योग लगने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि जो भारत में था उद्योग बढ़ने लगे, पूंजी लगने लगे और वर्ग उभर कर बाहर आए। जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो क्या फिर उभर कर बाहर आने लगा और लोग पूंजी लगाने लगे, जिससे क्या वो बुजुर्गा वर्ग जिसे इसे ही बाद में बुजुर्गा वर्ग कहा गया। ठीक है, इसे बाद में क्या किया? इसे ही बाद में बुजुर्गा वर्ग कहा गया। ठीक है, समझ गए? बुजुर्गा वर्ग समझे या नहीं समझे? चलिए फिर से बता देते हैं कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग में से क्या वो भारत में उद्योग लगने लगे, पूंजी लगने लगे। ठीक है, पूंजी लगने लगे, जिससे क्या होगा? जो पूंजीपति लोग थे, छोटे छोटे पूंजीपति लोग थे, वो भर कर बाहर आने लगे, वो पूंजी लगाने लगे, जिससे क्या हुआ? बुजुर्गा वर्ग। इस बाद में इसे क्या कहा? इसे बाद में बुजुर्गा वर्ग कहा गया। ठीक है, समझे ना? तो ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या आपका 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए। तो प्रश्न संख्या आपका 2 है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? बताइए कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? बताइए। सलम पद्धति जो है, अब देखे होंगे कि अगर आप दिल्ली हरियाणा आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ काम चल रहा है, यहाँ देखिएगा कि उसके नीचे में बहुत सारे लेबर मजदूर क्या करते हैं? झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, जहाँ देखिएगा बहुत सारा गंदगी होगा, ना ही अच्छा पानी का व्यवस्था होगा, ना ही अच्छी बिजली की व्यवस्था होगी। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? हम सलम, किसी कहते हैं कि सलम बस्ती कहते हैं। सलम पद्धति हुआ या सलम बस्ती, आपका एक ही है। इसी को हम सलम बस्ती कहते हैं। जो इस सारा प्रक्रिया है, इसी को हम सलम पद्धति कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? और समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, चलिए एक बार और समझा देते हैं। औद्योगिकरण के बाद मजदूर को शहर में फैक्ट्रियां के पास रहने को मजबूर होना पड़ा। ठीक है, मजबूर। जो औद्योगिकरण हुआ उसके बाद जो मजदूर थे, मजदूर को क्या करते? शहरों में जो बड़े बड़े फैक्ट्री हुआ करते थे, उस फैक्ट्री के बाहर रहना पड़ता था। क्या? बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, इस बस्ती में देखिएगा ना तो अच्छा पानी होगा, ना ही अच्छी सफाई होगी, ना ही अच्छी बिजली होगी। तो इसी सब को क्या कहते हैं? सलम पद्धति कहते हैं। इसी सबसे क्या हुआ? सलम पद्धति शुरुआत हुई। समझे तो फटाफट एकदम दिल बना के भेजिए जी, तभी न जाने कि हमारा बच्चा समझ रहा है। बने दिल बना के भेजिए। ठीक है, तो समझे? तो चलिए हम अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर आपका प्रश्न उतना नहीं है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? चलिए पढ़ा देते हैं, फिर भी पढ़ लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, 3 नंबर आपका प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? बताइए।
न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य मात्र था मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिलाना। जो मजदूर लोग मजदूरी करते हैं उसको एकदम मजदूरी बढ़िया से नहीं दिया जाता था, जिसके कारण सरकार ने 1948 में क्या किया, एक न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया, जिससे क्या होता कि इसका उद्देश्य था कि मजदूर को अच्छा से अच्छा न्यूनतम मजदूरी मिल सके। क्या न्यूनतम मजदूरी मिल सके, इसलिए न्यूनतम मजदूरी कानून को, जो न्यूनतम मजदूरी कानून है उसको लागू किया था। ठीक है, कब लागू किया था, 1948 ईस्वी को। समझ गए तो फटाफट कमेंट में यस लिखे, समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़े अगले क्लास में बढ़े। ठीक है, देखिए आप लोग मेहनत से कभी भी पीछे मत हटिए। आप लोग क्या करते हैं, मेहनत से ही ज़्यादातर भागते हैं। ज़्यादातर आदमी को पूछ लीजिए उसको क्या चाहिए, वो बोलेगा आराम चाहिए। आराम, देखिए आराम करिए, आराम करने में कोई बुराई बात नहीं, लेकिन मेहनत भी उतना करिए। मेहनत अगर आप करके थोड़ा आराम करिएगा ना, जो सुकून मिलेगा ना बाबू, कहीं भी नहीं मिलेगा। समझे, अभी मेरा उतना कम उम्र है, फिर भी इतना चीज़ हम झेल चुके हैं, इतना दुनिया का शक्ल देख सकें, तो अभी आप लोग को नहीं पता है। ठीक है, अगर आप देखिए खेत में खूब 2 घंटा काम कर लिए, एकदम पसीना से लथपथ हो गए, सोचिए इमेजिन करिए हमारे साथ कि आप 2 घंटा खेत में खूब काम किए, खूब पसीना से एकदम लथपथ हो गए। ठीक है, उसके बाद आप जैसे घर आए, आपको पानी 1 गिलास ठंडा ठंडा मिल जाए, गर्मी का दिन है, पूरा गर्मी का दिन, अप्रैल मई का दिन, उस खेत में काम किए, दोपहर 11 बज गया, 12 बज गया, काम किए खूब, आप एकदम पसीना से लथपथ हो गए, फिर घर आए, फिर 2 गिलास पानी एकदम ठंडा मिल जाए, आहा, उसके बाद पंखा मिल जाए, उसके बाद आप आराम करिए, जो सुकून मिलेगा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझे, इसलिए मेहनत करने के बाद जो आराम करते हैं लोग, मेहनत करने के बाद जो सुकून मिलता है, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सुकून आपको ही एसी वाला को भी नहीं मिलेगा। जो सुकून आप पाइएगा, जो सुकून आप पाइएगा, वो एसी वाला को भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत करिए, उसके बाद अगर आराम करिए, थोड़ा सुकून जो मिलेगा करने के बाद, इसलिए मेहनत करिए। 1 डेढ़ महीना आपसे, 1 महीना कहाँ, लगभग का 20 से 25 दिन आपका परीक्षा बच गया, 20 से 25 दिन आपका एग्जाम बच गया। 20 से 25 दिन झोंक दीजिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत आराम ही करिएगा ना। 20 से 25 दिन झोंक दीजिए। समझे, आप पहले अगर 2 घंटा पढ़ते थे, मान लीजिए क्लास के बाद अगर 2 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे, टोटल मिला के 6 घंटा पढ़ते थे, आप कर दीजिए 8 घंटा, कर दीजिए 10 घंटा, तभी जाकर आपका सपना पूरा होगा। जब तक आप 8-10 घंटा नहीं पढ़िएगा ना, आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए 8-10 घंटा कम से कम अभी पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखिए, आपका 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर बोलिएगा सर, 5 नंबर छोड़ दे, वो आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, औद्योगिक क्रांति 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव क्या है। देखिए, औद्योगिक क्रांति लगने जो छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या हो गया, खत्म हो गया, पतन हो गया। ठीक है, और क्या था, बेरोजगारी और शोषण क्या हुआ, शोषण और बेरोजगारी और शोषण में वृद्धि हो गई। यानी जो छोटे छोटे क्या थे, छोटे छोटे जो कुटीर थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले लोग, वो अपना जैसे अगरबत्ती बनाता था, मोमबत्ती बनाता था, ये सब बना बना के अपना काम चलाता था, अपना परिवार चलाता था। जैसे औद्योगिकरण आ गया, औद्योगिकरण आने से क्या हुआ, ये सब जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले थे लोग, इसका पतन हो गया, खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए। इससे क्या होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ी, पोषण में वृद्धि हुई। ठीक है, समझे, समझ गए होंगे, समझ गए तो फटाफट एक दिल बना के भेजिए। बोलिए सर दिल कैसे बनाते हैं, जी हम ऐसे दिल बनाते हैं, समझे। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर आपका प्रश्न का देखिए, 6 नंबर चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न को हम करवाते हैं। तो प्रश्न देखिए, आपका 2 नंबर प्रश्न है, बोलिएगा 1 नंबर छोड़ दिए, 1 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए बाबू हम छोड़ दिए। ठीक है, चल, शहरों ने किन किन समस्याओं का जन्म दिया, बताइए। जो शहर है, शहर किस किस समस्याओं का जन्म दिया, फटाफट बताइए कि शहर ने किन किन समस्याओं का जन्म दिया, फटाफट बोलिए। तो पहला बेरोजगारी का, शहर बेरोजगारी, दूसरा यातायात समस्या, तीसरा गंदगी, प्रदूषण, महंगाई। शहर में देखिएगा महंगाई एकदम पूरा है, प्रदूषण भी वहाँ खूब है, गंदगी भी शहर में खूब है। ये सब समस्या को क्या किया, शहर ने जन्म दिया। क्या लिख दीजिएगा, फटाफट बोलिए, लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, एकदम लिख के आना सर, छोड़ना थोड़ी है। विद्या प्रकाश के स्टूडेंट है सर, विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के, छोड़ेंगे जी, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए
3 नंबर आपका प्रश्न है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर लिखें, नहीं लिख पाइएगा है ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन के बारे में, तो बोलिएगा गांव के लोग भाई खेती पर आधारित रहते हैं और नगर के लोग उद्योग पर आधारित रहते हैं। ग्राम में सेवा उतना नहीं है लेकिन ग्राम में मजा बहुत है, लेकिन ये शहर में सेवा बहुत है लेकिन शहर में सुकून नहीं है। ये सब लिखिएगा, ये सब क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर ग्रामीण जो जीविका है वो किस पर आधारित है, वो कृषि पर आधारित है, और नगर का जो जीविका है वो उद्योग पर आधारित है। ठीक है, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का कमी है, सुविधाओं का क्या है, अभाव है, कमी है, लेकिन नगर में सुविधा बहुत अधिक, सुविधा का कोई दिक्कत नहीं। लिख दीजिएगा, एकदम गड़ता राख आना है। ठीक है, तो चलिए आप चैप्टर नंबर 7 में प्रवेश किए। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व बाजार किसे कहा जाता है, बताइए विश्व बाजार किसे कहते हैं, फटाफट लिखिए। तो विश्व बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों को वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, उसे ही विश्व बाजार कहते हैं। जहाँ देखिएगा जो वस्तु है आम लोग भी खरीद सकते हैं, पूरा विश्व का जो सब देशों की वस्तु है, पूरे विश्व के देशों के वस्तु को आम लोग खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए उपलब्ध है, उसे ही विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं, समझे। विश्व बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है जहां विश्व के सभी देशों की वस्तु आम लोग को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, समझे। लिख दीजिएगा ना, यस या नो कमेंट में लिखिए, सर लिख देंगे या नहीं लिख पाएंगे तो लिख एकदम करता उड़ा देना है। ठीक है, सभी प्रश्न एकदम बढ़िया से याद कर लेना जी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 2 पर चलें। तो प्रश्न संख्या आपका 2 है, बताइए औद्योगिक क्रांति क्या है। बताइए फटाफट बताइए कि औद्योगिक क्रांति क्या है। देखिए उद्योग अथवा व्यापार के क्षेत्र में हुए बहुत बड़े परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, उद्योग या अथवा जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जिसके कारण इसे क्या कहा गया, इसको कहा गया औद्योगिक क्रांति कहा गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1750 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था, तो कब शुरुआत हुआ था, 1750 ईस्वी में। कब शुरुआत हुआ था, फटाफट लिखिए आप लोग कि कब शुरुआत हुआ था, तो 1750 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, समझ गए। चले अगला प्रश्न पर चले। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, बताइए। आर्थिक संकट यानी कि जो आर्थिक मतलब अर्थ होता है, अर्थ मतलब क्या होता है आपका, रुपया पैसा। अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में आपका रुपया पैसा। ठीक है, रुपया पैसा। वही पूछ रहा आपसे, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, बताइए। जब किसी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक भी क्षेत्र ठप हो जाते हैं तो उस देश में अर्थ का संकट यानी रुपया पैसा का क्या हो जाता है, संकट हो जाता है। इस स्थिति को ही आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका कृषि क्षेत्र, प्रथम कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, यह तीनों मन से अगर एक भी क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं तो क्या होता है, देश में क्या हो जाता है, रुपया पैसा का आपको आर्थिक संकट हो जाता है, रुपया पैसा का आपको क्या हो जाता है, संकट हो जाता है। इसी संकट को हम आर्थिक संकट कहते हैं, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है, तो वर्ष 1929 में विश्व व्यापारी आर्थिक संकट आया था। ठीक है, समझिए 1929 में क्या होता है, पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया था, पूरे विश्व में क्या हुआ था, आर्थिक संकट आया था। बताइए क्या लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा, ये नहीं एकदम क्वेश्चन समझे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। देखिए पढ़िए कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, फटाफट बताइए। तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, समझे। भूमंडलीकरण कुछ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। समझ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या था, अगला प्रश्न आर्थिक मंदी। ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मंदी तो आप समझ पढ़िए लिए, आर्थिक मंदी, भूमंडलीकरण भी आप पढ़िए लिए। चलिए अगला प्रश्न 8 ये देखा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसका मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक जो है पूरे विश्व में फैले। ठीक है, इससे पूरा रोजगार मिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका रेशम मार्ग, बताइए
ये प्रश्न आप पहले से याद किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, जितना प्रश्न आपको पढ़ा रहेंगे सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं बताइए, कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं बताइए। तो रेशम मार्ग एशिया यूरोप को जोड़ने वाला एक क्या है, प्रमुख व्यापारी मार्ग है। रेशम मार्ग से क्या होता है, तो एशिया और यूरोप के बीच क्या होता है, व्यापार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यापारी मार्ग कहते थे, ठीक है। तो रेशम मार्ग एशिया यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारी मार्ग था। इसी मार्ग से चीन से रेशम का व्यापार होता था। जो रेशम मार्ग है, इसी मार्ग से चीन से क्या होता है, तो रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको रेशम मार्ग कहा जाता है, ठीक है। बताइए समझे या नहीं समझे, समझे ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर आप महान आर्थिक मंदी, देखिए ये पढ़िए 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है, कि महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं बताइए, कि महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए महान आर्थिक मंदी कब आया था, 1929 में आया था, 1929 में आया था। इसका पूरा प्रभाव पूरा विश्व में पड़ा था, इसका जो प्रभाव है क्या हुआ था, पूरा विश्व में पड़ा था, ठीक है। फिर कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। उत्पादन अधिक हुआ परंतु मूल्य में क्या हुआ था, भारी गिरावट हुई थी, मूल्य में क्या हुआ था, भारी गिरावट हुआ था। तो इसीलिए जो आर्थिक मंदी है तो पूरे विश्व में कब आया था, 1929 में इसका प्रभाव पड़ा था पूरा विश्व में, ठीक है। कृषि क्षेत्र में अधिक इसका प्रभाव पड़ा था। उत्पादन तो बहुत हुआ लेकिन क्या हुआ, बाजार में मूल्य ही नहीं था, मूल्य ही नहीं था। समझ गए, समझिए, समझ गए तो फटाफट कमेंट में लिखे बताइए। एक क्वेश्चन को लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा, लिख पाइएगा एकदम लिख के आना, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न बहुराष्ट्रीय कंपनी न्यूलैंड्स, ये पढ़ लीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ही लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए 11 नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या है बताइए, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है फटाफट बताइए। कि जो कंपनी एक से अधिक देशों में व्यापार और व्यवसाय करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं जो कंपनी क्या करते हैं, एक से अधिक देशों में व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। सीधा सा बात समझ गए ना, बस। चलिए अब अगला 12 नंबर पढ़ लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं बताइए, कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में जो आर्थिक नीति अपनाई उसे न्यू डील कहा जाता है, उसे न्यू डील कहा जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 आपका ये चैप्टर लास्ट है। क्या गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया बताइए, कि गुटेनबर्ग जो था मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने हैंड प्रेस का उपयोग कर प्रेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग ने ही पहली बार पुस्तक बाइबिल क्यों छापा था, पुस्तक किसको छापा था, पुस्तक बाइबिल को छापा था, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताइए बाइबिल का छपाई किसने किया था, तो बोलिएगा गुटेनबर्ग ने। किसने, गुटेनबर्ग ने, ठीक है। समझ गए। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किससे किया, लिखिएगा मुद्रण यंत्र का विकास में गुटेनबर्ग का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने हैंड प्रेस का उपयोग करके प्रेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, ठीक है। गुटेनबर्ग ने ही पहली बार बाइबिल नामक पुस्तक को छापा था, ठीक है। बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, यस यस लिख देंगे सर, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न है छापा खाना से आप क्या समझते हैं बताइए, कि छापा खाना से आप क्या समझते हैं। मुद्रण करने वाले यंत्र को छापा खाना कहा जाता है। इसके आविष्कार के बाद मुद्रण कला की शुरुआत हुई, बताइए समझ गए। छब्बा सतना सा छपा खाना करने वाला यंत्र को छपाखाना कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है मुद्रण कला की क्या हुआ, शुरुआत हुई, ठीक है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न है पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोग क्या है बताइए। पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोग क्या है, फटाफट बताइए। हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इन्हें पढ़कर ज्ञान अर्जित किया जाता था समझे। पांडुलिपि का जो उपयोग था ज्ञान अर्जित करने के लिए किया जाता था। जो हाथ से लिखा हुआ आपका लिपि है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखा हुआ पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था।
बाइबिल, बाइबिल छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, ये सब आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है, देखिए आपका ये प्रश्न आपको भारतीय द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया, बताइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसका विरोध भारतीय के लोगों के द्वारा क्यों किया गया था, बताइए। तो प्रयुक्त कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। इस कानून से भारतीय प्रेस पर रोक लगा दी गई, इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। यानी कि जो लॉर्ड लिटन वो भारतीय जो प्रेस कानून था वो क्या था, उसको उस पर क्या बैन लगा दिया था कि कोई भी भारत के लोग पेपर नहीं छापेंगे अंग्रेज के बुराई के बारे में, अंग्रेज सरकार के विरोध में कोई भी भारतीय क्या करेंगे, पेपर नहीं छापेंगे, कोई भी कुछ नहीं छापेंगे। इसलिए जो था भारत के लोग ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो चलिए आपका सारा लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका सारा बता दिए, ठीक है। आप अगर पूरी जितना प्रश्न आपको बताया सबको एकदम बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, तो आपका 6 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्लास कैसा लगा क्लास आप लोगों को, बताइए। क्लास को लाइक अगर नहीं किए हैं तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर, आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपको सभी विषय का क्या करेंगे, सभी विषय का आपको गैस प्रश्न हम देंगे इसी चैनल पर, ठीक है। आपको नोट्स फ्री देंगे, आपको नोट्स फ्री देंगे, ठीक है। नोट्स फ्री आपको कहाँ मिलेगा, तो नोट्स फ्री आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके फटाफट जुड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। ज़रूर बताइए कमेंट में आपको क्लास कैसी लगा, ठीक है। बाय बाय।